नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सितारे अगर गर्दिश में हो तो अक्सर हर दांव उल्टा पड़ जाता है। अब अमित शाह साहब को देखिए, ये साहब महाराष्ट्र में 2 दिन के लिए गए थे और एक बड़ा ऑपरेशन उसे करने गए थे, उसको अंजाम देने गए थे। लेकिन शाह साहब जब मुंबई के पास एक रैली कर रहे थे तो इनके जो चाहने वाले थे, जो समर्थक थे, तकरीबन 13 लोग लू लगने से गर्म हवा में चल बसे और सैकड़ों से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए। लेकिन अमित शाह तो अमित शाह हैं। इस हादसे के बावजूद अमित शाह का जो टारगेट है, अमित शाह का जो ऑपरेशन है, उससे वो पीछे नहीं हटे। और टारगेट ये है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ने के बाद, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने के बाद अब शाह जो हैं उनके निशाने पर शरद पवार की एनसीपी और एनसीपी पर वो घात लगाए बैठे हैं। यानी एक ऑपरेशन शिवसेना जैसा एनसीपी पर। अब दोस्तों, चुनाव कर्नाटक में हो रहे हैं, नतीजे कर्नाटक के अगले महीने आने हैं। लेकिन शाह साहब कर्नाटक छोड़ के, रणभूमि छोड़ के, मैदान छोड़कर अगर महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहाँ पर कैंप कर रहे हैं, 2-2 दिन रुक रहे हैं, तो यूं ही नहीं रुक रहे। महाराष्ट्र जाने के पीछे जो मजबूरियां हैं, उस मजबूरियों के पीछे कहीं ना कहीं ये साहब है, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ इस देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज। और दरअसल चंद्रचूड़ साहब के जो भी फैसले आजकल आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फैसला मोदी और अमित शाह को बेचैन कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर आज ही उन्होंने एक फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो में कि भाई क्यों ये आपने इतने बड़े गुनहगार छोड़ दिए, क्या कारण था। उससे पहले अगर कल देखें आप, तो कल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था सरकार से कि भाई क्या वजह है कि आपने अनुराग ठाकुर जो आपके मंत्री हैं और परवेश वर्मा जो आपके सांसद हैं, इनके खिलाफ FIR क्यों नहीं लिखी। ये माइक पर कह रहे हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो और FIR नहीं। एक लंबी फेरिस्त है जस्टिस चंद्रचूड़ की, जहां पर हर फैसले में, चाहे वो अडानी का फैसला हो, चाहे वो महाराष्ट्र का फैसला हो, बेचैनी बढ़ती जा रही है मोदी और शाह की। और जो महाराष्ट्र की जो मैं बात कर रहा हूं कि आखिर कर्नाटक छोड़ के शाह साहब महाराष्ट्र क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे वजह यह है कि दोस्तों, महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार गिराई गई शिवसेना की, या उद्धव ठाकरे की कुर्सी जिस तरह से खींची गई, पार्टी को ध्वस्त किया गया ED CBI इनकम टैक्स की मदद से, और जिस तरह से वहां पर शिंदे को सेहरा पहनाया गया, उन सब के पीछे जो गवर्नर का रोल था, केंद्र सरकार का रोल था, परंपराएं ताक पर रखी गई, कानून को किनारे कर दिया गया, उन सब के बही खाते जब कपिल सिब्बल साहब ने अदालत के सामने खोले और सामने चीफ जस्टिस थे, तो उनके फैसले को लेकर मोदी जी और अमित शाह बहुत बेचैन है। और फैसला आजकल में आ सकता है। और फैसला क्या होगा? फैसला यही होगा कि जिस तरह का एक रुख था सुप्रीम कोर्ट का कि भाई गड़बड़ तो महाराष्ट्र में हुई है, कहीं ना कहीं गवर्नर का रोल तो आपत्तिजनक था, ऑब्जेक्शनेबल था, क्वेश्चनेबल था, तो गुजरात लॉबी को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि शिंदे की सरकार ही अयोग्य घोषित हो जाए। और इस पर आज टाइगर बहुत बड़ा खुलासा भी करने जा रहे हैं, उस पर तो चर्चा होगी ही। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि महाराष्ट्र का जो ये 16 लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन है जी, इसका निर्णय रोक के रखा है। और जब कोर्ट निर्णय रोक के रखती है, तब किसी भी दिन, एक आध दिन सुबह वो निर्णय घोषित हो जाता है। और इनको ये लगने लगा है कि ये 16 लोग डिस्क्वालीफाई होंगे। यदि ये 16 डिस्क्वालीफाई होते तो फिर बाकी बचे हुए 26 भी डिस्क्वालीफाई होते। यदि ये सारे लोग डिस्क्वालीफाई होते तो ये सरकार गैर कानूनी घोषित होती है। दोस्तों, बार बार जिस तरह से अमित शाह महाराष्ट्र जा रहे हैं, या अमित शाह कभी फडणवीस के साथ बैठक कर रहे हैं, या शिंदे के साथ बैठक कर रहे हैं, या वहाँ के जो बड़े सरकारी वकील हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, फिर मोदी के साथ बैठ के चल रही हैं, जबकि कर्नाटक का चुनाव धीरे धीरे शबाब पर पहुँच रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी या मोदी सरकार कई तरफ से, कई मोर्चों पर घिरती चली जा रही है। और अगर मैं आपको पॉइंट वाइज कहूँ तो 4-5 पॉइंट हैं। जैसे
कर्नाटक में जिस तरह से चुनाव हाथ से निकल रहा है, चुनाव हाथ से नहीं निकल रहा, दक्षिण का एकमात्र राज्य बीजेपी के हाथ से निकल रहा है। जहां बीजेपी ने बड़ी जतन करके सीबीआई ईडी की मदद से सरकार कांग्रेस की गिराकर अपनी सरकार स्थापित की थी कर्नाटक में, वो सरकार जा रही है। इस तरह के ओपिनियन पोल वहां से आ रहे हैं। दूसरा, महाराष्ट्र का संकट है। महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट, और महाराष्ट्र जैसा राज्य अगर सुप्रीम कोर्ट ने गाज गिरा दी तो ये राज्य भी जैसे हाथ से निकल रहा हो। वैसे भी वहाँ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, बहुत तेज़ी से इनकी लोकप्रियता बढ़ी है। सिंपैथी फैक्टर ने इनको बहुत आगे बढ़ा दिया ठाकरे परिवार। अब दोस्तों, कर्नाटक में क्या होगा, फिर आगे चल के छत्तीसगढ़ में क्या होगा, मध्य प्रदेश में बीजेपी वीक है, या सुप्रीम कोर्ट का कहीं फैसला ऐसा ना आ जाए कि महाराष्ट्र भी हाथ से निकल जाए, इन सबसे परे हटकर, इतर हटकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है बीजेपी की वो ये है कि जो ब्रांड मोदी है, वो ब्रांड मोदी धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है, फीका पड़ता जा रहा है। और गुजरात के बाहर जहाँ जहाँ ब्रांड मोदी को कसौटी पर कसा गया पिछले कुछ महीनों में, मोदी बार बार फेल हुए हैं। हर बड़े बाई इलेक्शंस में, या फिर हिमाचल कह लीजिए, या फिर दिल्ली के चुनाव कह लीजिए, ब्रांड मोदी धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है। और ये चीज़ जो है पहली बार कर्नाटक में दिख रही है। सवाल इस बात का है कि अगर ब्रांड भी नीचे जा रहा है और मुसीबतें भी बढ़ रही हैं, तो मेरा सवाल ये है कि फिर चाणक्य और चाणक्य के बॉस आज की तारीख में हिंदुस्तान की किस ज़मीन पर खड़े हुए हैं, आप तय करिए। दोस्तों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसकी मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ चुनाव होने वाले हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा तब की तब देखी जाएगी। लेकिन आप कल्पना कीजिए, अगर कर्नाटक में जो स्थिति है, अगर कर्नाटक हाथ से निकल गया बीजेपी के, और महाराष्ट्र में एक ऐसा फैसला जिसकी उम्मीद की जा रही है, आशंका है कि कहीं गाज ना गिर जाए शिंदे सरकार पर, और महाराष्ट्र पर भी गाज गिरी, तो जरा सोचिए कि जो देश का जो मानचित्र है या बीजेपी का जो पॉलिटिकल मैप है, उसमें फिर दो ही राज्य बसते हैं, बड़े राज्य, गुजरात और उत्तर प्रदेश। एक जगह से मोदी आते हैं और एक जगह के वो सांसद हैं, सिर्फ दो स्टेट। और मुझे लगता है इसीलिए महाराष्ट्र का जो ऑपरेशन है ये एक मजबूरी है, और मुझे लगता है इसका सीधा इम्पैक्ट कर्नाटक और आने वाले जो प्रदेशों के चुनाव हैं उस पर भी होगा, 2024 पर भी होगा। और शायद जो सवाल आपके जहन में है कि मोदी जी और शाह साहब का वाकई होने क्या जा रहा है और इस वक्त कितने पानी में है, वो मुझे लगता है इसका लिटमस टेस्ट होना चाहिए। और आज दो बड़े एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, विवेक देशपांडे नागपुर से, महाराष्ट्र से, और टाइगर दिल्ली से। और मुझे लगता है कि हम तीनों को मिलकर इस पूरे जड़ में जाना चाहिए कि मोदी और शाह कितने पानी में आज खड़े हैं, और ये पानी के नीचे आएगा, मोदी को राहत देगा, या पानी गले तक आ जाएगा, ये सवाल है। चलते हैं सीधे नागपुर विवेक देशपांडे के साथ, जो पिछले 35 सालों से, 30 सालों से बीजेपी की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, कांग्रेस की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, शिवसेना की पॉलिटिक्स को महाराष्ट्र में देख रहे हैं, और अशोक वानखेड़े जो आपको एक पूरा व्यू देंगे दिल खोलकर और पूरी हिम्मत के साथ। चलते हैं दोनों एक्सपर्ट्स के पास। शाह का इतना बुरा वक्त आ गया है कि वो महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक गोटियां बिछाने गए थे, लेकिन जो रैली करी 13 लोग मर गए, 50-60 लोग अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं, 200-250 लोग बीमार हो गए। वक्त बुरा है या अमित शाह की राजनीति जो है वो अब थक चुकी है? नहीं, मुझे लगता है वक्त भी बुरा है, राजनीति भी थक चुकी है। मैंने पहले भी कहा था कि जो 2014 से जो धतूरे के बीज बोए थे, अब वो फसल उग गई है, अब वो धतूरा गले पड़ गया है इनके। सवाल ये है कि महाराष्ट्र में जो लोग मर गए हैं वो रैली नहीं थी, वो बेसिकली एक महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देना का काम, जिसको रैली का एक स्वरूप दिया गया था। वहां रैली का मतलब वो शक्ति प्रदर्शन का स्वरूप कर दिया था। 20 लाख लोगों के बीच में वो अवार्ड किया, 13.5-25 लाख का अवार्ड, 13.5-14 करोड़ रुपए का खर्चा। और हास्यास्पद देखिए, जिनको अवार्ड मिला उन्होंने वो सीएम के फंड में अवार्ड सरेंडर कर दिया, और सीएम ने 25 लाख रुपए मिले और 60 लाख रुपए उन्होंने फिर मरने वालों को दिए। मतलब क्या महंगा पड़ा ये अवार्ड। और इतना था कि अमित शाह के सामने शक्ति प्रदर्शन, वो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि क्या ग्रह जो है वो साथ नहीं दे रहे हैं अमित शाह और मोदी का। जहां पैर पड़े संतन के वहां भंटे ढार। मुझे लगता है कि वो सरकार की नाकारा थी, हत्यारा सरकार करके इसको घोषित हुआ है।
ये सरकारी हत्यारी है, क्योंकि हत्या करवाई गई है, लोगों को बुला के मौत के मुंह में झोंक दिया गया। 40-42 के टेम्परेचर में कोई दोपहर को प्रोग्राम रखता है क्या? और वो भी खारगर जैसी जगह पे जहाँ ह्यूमिडिटी, मुंबई और आसपास की ह्यूमिडिटी बहुत प्रॉब्लम है ह्यूमिडिटी का। वो हमारे नागपुर जैसी गर्मी नहीं है कि गर्मी लगती है, लेकिन आप छाव में खड़े हो तो आदमी को थोड़ा रिलीफ मिलता है। वहां तो छाव में भी रिलीफ नहीं मिलता। तो ये चलिए दोनों टाइगर गर्मियां एक बार आपको मैं टाइगर दीपक ऐसा जी है चाहता हूँ कि जी। मैं सोच रहा हूं कि पहली विवेक एक बार जो बम्बई जो चलिए, तो आपको इस गर्मी जी का जी भी एक बिल्कुल बिल्कुल। मैं सोच रहा हूं कि जो सवाल है जो हाँ आपसे बोलिए। आखिर में पूछना था, मैं शुरू में ही पूछ दूं। ये बताइए कि अमित शाह महाविकास अघाड़ी को तोड़ने गए थे, वो क्या तोड़ पाएंगे? वो क्या तोड़ने जा रहे हैं, या ये दांव भी उल्टा पड़ रहा है? देखिए, अभी बेसिकली वो महाविकास आघाड़ी को कमजोर करने का प्रयास तो पहले दिन से कर रहे हैं कि जो नहीं हो रही है। उन्होंने शिवसेना को तोड़ी, उसके बाद महाविकास आघाड़ी में कोई बड़ा डेंट नहीं पड़ा। सरकार इनकी बन गई, लेकिन जनमानस आज भी उस शिवसेना के साथ है और उसको तो हीरो बना दिया। मतलब जो ये महाविकास आघाड़ी की सरकार 5 साल रहती तो शायद ये डिपॉजिट जब्त हो जाते सबके। ये आज एकदम फिर विनिंग पोजीशन में सिर्फ इनकी वजह से आए। लेकिन अभी ये जो बीजेपी के तथाकथित चाणक्य और मेरे हिसाब से जुगाड़ू आदमी है, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है अभी सर्वोच्च न्यायालय से डरे हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले 3 महीने में जिस हिसाब से तेवर दिखाए, मतलब जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के पिल पड़े हैं, बिल्कुल किसी भी हालत में कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, कोई जगह देने को तैयार नहीं। संविधान उनके लिए सर्वोपरि है। बाकी तो नेता संविधान के सामने नतमस्तक होकर संविधान को बोलते कि बहुत हो गया, अब तो घर के अंदर जा, अब हमारे हिसाब से सरकार चलाएंगे। ये संविधान के हिसाब से देश को चलाने के लिए सरकार पे अंकुश बनाए रखे। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि महाराष्ट्र का जो ये 16 लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन है जी इसका निर्णय रोक के रखा है। और जब कोर्ट निर्णय रोक के रखती है तब किसी भी दिन एक आध दिन सुबह वो निर्णय घोषित हो जाता है। और इनको ये लगने लगा है कि ये 16 लोग डिस्क्वालीफाई होंगे। यदि ये 16 डिस्क्वालीफाई होते हैं तो फिर बाकी बचे हुए 26 भी डिस्क्वालीफाई होते हैं। यदि ये सारे लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं तो ये सरकार गैर कानूनी घोषित होती है। यदि असंवैधानिक और गैर कानूनी सरकार है तो ये फिर विधानसभा का डिसोल्यूशन भी नहीं प्रपोज कर सकती, फिर इसमें राष्ट्रपति शासन लागू होगा। और ये सरकार जो आपने बनाई थी, जो आप इसको बार बार जनमानस की और हिंदुत्व की सरकार बोल रहे थे, वो सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक और घोषित कर दी है। ये टैग जब लगेगा तो कर्नाटक के वोटिंग में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये टालने के लिए एक प्रयास चल रहा है कि प्लान बी कैसा होना चाहिए। अमित शाह जी आए, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से भी बात की, उन्होंने मुख्यमंत्री डिप्टी मुख्यमंत्री से भी बात की, इसमें बचाव कैसा किया जाए। इसमें बचाव का एक फॉर्मूला ये भी आया कि सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आने के पहले ही हम एक काम करें कि एकनाथ शिंदे के ग्रुप को बाहर निकालें और एक बड़ा चंक अजित पवार के नेतृत्व में यदि आता है तो उसको साथ में रख के उनको मुख्यमंत्री बनाए और हम जैसा पहले जैसा शिंदे के साथ चल रहा है वैसा चल रहा है। लेकिन अजित पवार के साथ 40 लोग आने चाहिए। जब अजित पवार के साथ 40 लोग आएंगे तो वो दल बदल कानून से तो बच जाएंगे, लेकिन फिर उन्हें वहां पर किसी पार्टी में मर्ज होना पड़ेगा। क्या अजित पवार बीजेपी में मर्ज होने के लिए तैयार है? वो मानसिक रूप से अभी तैयार नहीं है। वो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखना चाहते हैं। आइडेंटिटी बनाने के रखने के लिए फिर उनको बोलना पड़ेगा कि ओरिजिनल में एनसीपी मैं हूं। फिर शरद पवार के सामने दो दो हाथ करने पड़ेंगे। शरद पवार इतने कमजोर भी नहीं है उद्धव ठाकरे जैसे कि आप मैनेज करो। वो बहुत टेढ़ी खीर है, वो जानते हैं शरद पवार से लड़ने के क्या मतलब है। तो इसके कई फॉर्मूले प्रयास किए जा रहे हैं। शरद उनको अजित पवार को ऑफर भी गया, अजित पवार की मीटिंग भी हो गई होगी, लेकिन अजित पवार पूरे ताकत के साथ मन बनाने के नहीं रहे। एक दूसरा फॉर्मूला भी मैं आपको बता रहा हूं जो इस फॉर्मूला में तय हुआ है और मुझे वो ज्यादा वर्केबल दिखाई देता है प्रैक्टिकली। फॉर्मूला ये है कि 10 लोग जो एमएलए है वो शरद पवार जी से मिले। उन्होंने ये कहा है कि ईडी के अधिकारियों ने हमें जो कागज दिखाए हैं उससे ये कंफर्म है कि हमको जेल जाना पड़ेगा, तो हमको बीजेपी ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, क्या करें। शरद पवार ने उनको कहा कि आपको बीजेपी ज्वाइन करनी है तो आपको फिर इस्तीफे होंगे। उन्होंने कहा वो चल जाएगा, इस्तीफा चल जाएगा। यदि ये डिस्क्वालीफाई होती है सरकार तो 16 लोग डिस्क्वालीफाई होने पे 40 लोग डिस्क्वालीफाई होंगे, इनके इस्तीफे होंगे। यदि 40 लोगों के इस्तीफे होते हैं और फिर शरद पवार के यहां से आने वाले 10 लोग भी इस्तीफा देते हैं तो ये हाउस का जो स्ट्रेंथ है वो 50 से नीचे होगा।
वो आएगा 238 पे, और 40 लोग निकल जाने के बाद एनडीए के जो 162 है वो 122 हो जाएंगे। 238 में मेजोरिटी का फिगर 120 बैठता है जी। और जो 126 अभी है अपोजिशन के, उनमें से 10 डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो वो 116 पे आ जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी अपना उम्मीदवार देके मुख्यमंत्री बना के सरकार बन सकती है और एक बचाव कर सकती है। इसलिए 10 लोगों का तो करीब करीब कंफर्म है कि ये क्रॉस ओवर करेंगे, चाहे अजीत पवार जाए न जाए, उनको ईडी की पीड़ा से अपने को चाहिए। इसलिए 10 लोग, इतना तो कंफर्मेशन मुझे एनसीपी के बहुत क्लोज सोर्सेज बता रहे हैं। और शरद पवार जी ने भी कहा कि फिर आपको जाना है तो जाओ, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, ना मदद कर पाऊंगा, या तो ईडी की पीड़ा झेल के जेल जाओ, या फिर आपको इस्तीफा देना है तो आप इस्तीफा दे दो। नहीं टाइगर, आप सही कह रहे हैं कि जो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, जेल है, गिरफ्तारी है, पुलिस है, इसका डर तो है। और इस ये डर जो है कहीं ना कहीं कामयाब भी महाराष्ट्र में हुआ। लेकिन मेरा सवाल देशपांडे जी से ये है कि एक बार आपने शिवसेना को तोड़ा, उसके बाद आपने शिवसेना को तोड़ने के बाद उनका सिंबल छीन लिया, सिंबल छीनने के बाद आपने शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। ये सारी चीजें मराठी जनता ने देखी, महाराष्ट्र के लोगों ने अपने आंखों के सामने देखा है। और जैसा कि आपका भी कहना है और टाइगर का भी कहना है कि बहुत अच्छा इंप्रेशन मोदी का और अमित शाह का मराठी मानस पे, जनता पे नहीं पड़ रहा है। क्या ये जानते हुए कि लोग मोदी से और अमित शाह के इस पॉलिसी से, सीबीआई ईडी की राजनीति से खुश नहीं है, क्या अमित शाह दोबारा फिर वही हथियार निकालेंगे? क्या अमित शाह इतने डेस्परेट है कि सत्ता के लिए वो दोबारा महाविकास अघाड़ी को तोड़ेंगे, विपक्ष को तोड़ेंगे? क्या आपको लगता है इस स्तर पे अमित शाह जा सकते हैं? दीपक जी, ऐसा है कि जो रास्ता बीजेपी ने चुना है, अभी तक जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं, और उस रास्ते पर बहुत दिन ब दिन वो ज्यादा एग्रेसिवली चल रहे हैं। अब यहाँ से वो उनके लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। यहाँ से वो वापस किसी दूसरे तरह के पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जा सकते। उनको यही पॉलिटिक्स आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, और जरूरत पड़े तो और ज्यादा एग्रेसिवली उनको करना पड़ेगा। और ये सारी जो सर्कस है जो हमने एकनाथ शिंदे जी के साथ सरकार बनाते हुए जो हमने देखी है, इसी तरह की कोई सर्कस उन्हें फिर से करनी पड़े, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और इसमें क्रेडिबिलिटी का लॉस होता है, ये बात सच है। और जिस तरह से उन्होंने शिवसेना को तोड़ा है, जनता ये जानती है कि ये सब जिस तरह से हुआ है वो गलत है। लेकिन बीजेपी जो है वो साम दाम दंड भेद सारे उपाय करना जानती है, और वो समझती है कि पॉलिटिक्स में येन केन प्रकार पॉलिटिक्स में सत्ता हासिल की जा सकती है और की जानी चाहिए, और चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब इसमें ये जो पॉसिबिलिटी अभी बनी है, इसको हम नकार तो नहीं सकते। जैसे कि अशोक जी ने कहा कि 10 लोग तो कम से कम जा सकते हैं एनसीपी छोड़कर। और अजीत पवार, देखिए इसमें सबसे मेरे लिए सबसे क्यूरियस बात यह है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको प्रीएम्प्ट करने की तो कोशिश नहीं है। क्योंकि ये जो एक इस तरह की अफवाह फैली है कि सुप्रीम कोर्ट का नतीजा जो है वो इस तरह से आएगा कि 16 लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और इसके चलते फिर बीजेपी को जरूरत पड़ेगी और लोगों की, इसलिए वो एनसीपी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए सारी जो संस्थाएं हैं, ईडी सीबीआई वगैरह, उसका इस्तेमाल करके वो अजीत पवार और उनके कुछ साथियों को अपने तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कल जाकर अगर सुप्रीम कोर्ट का नतीजा एग्जैक्टली यही आता है तो ये भी सवालिया निशान एक सुप्रीम कोर्ट पर लग जाएगा कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का नतीजा है वो पहले से ही लीक कैसे हो गया। क्या सुप्रीम कोर्ट पर किसी तरह का दबाव डालने की कोशिश हो रही है कि इस तरह का नतीजा आप मत दीजिए क्योंकि पहले से ही इसकी चर्चा हो चुकी है, इसका मतलब कहीं से भी ये लीक हो गया है? मुझे विवेक जी, क्योंकि आज की तारीख में जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, उनके जो फैसले हैं वो मोदी और शाह की जो राजनीति है उसको एक्सपोज करते चले जा रहे हैं। अभी कल ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा बीजेपी के जो 2 बड़े नेता हैं, जिसमें से एक मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं मोदी सरकार में, इन लोगों ने जो गद्दारों वाला शब्द यूज किया था माइनॉरिटीज के लिए और कहा था गोली मारो, इस तरह के जो नारे लगे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें मुकदमा लिखा जाना चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट के तेवर हैं, जो चीफ जस्टिस के तेवर हैं,
मुझे लगता है कि उस तेवर को लेकर अमित शाह को भी लग रहा है कि कहीं ऐसे ना हो जाए कि वो जो 16 लोग हैं डिस्क्वालीफाई हो जाएं और हमारी सरकार अल्पमत में आ जाए। लेकिन मेरा सवाल यही है कि अगर अमित शाह ऐसा कर रहे हैं, तो क्या आज की तारीख में बीजेपी के पास महाराष्ट्र में ईडी और सीबीआई के अलावा कुछ भी नहीं बचा मोदी के पास, अमित शाह के पास सिर्फ और सिर्फ सीबीआई और ईडी है? देखिए दीपक जी, ऐसा है, अगर सरकार बनानी है तो नंबर तो चाहिए ना। नंबर कहाँ से आएगा? हाँ, अगर अगर 16 लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं तो नंबर लाने के लिए कहीं और से तो इंतजाम करना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को ही आप अपने साथ ला सकते हैं जिनके खिलाफ आपके पास कुछ इस तरह के एविडेंसेस है कि आप उनको डरा धमका कर उनको अपने पास ला सकते हैं। देखिए कि वो मेजॉरिटी से मैं दूर 2024 पे आपके पास आऊंगा मैं बिल्कुल 2024 को लेकर। और मेरा सवाल अब टाइगर, ये सही बात है कि आज की तारीख में मोदी और अमित शाह के पास दिल्ली में प्रचंड बहुमत है, सारी एजेंसियां उनके हाथ में है, कॉरपोरेट पावर उनके हाथ में, अंबानी अडानी उनके हाथ में है, उनके हाथ में जितने बड़े चैनल हैं, आज तक, एबीपी, जी न्यूज, सारे चैनल, सारे अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर सारे अखबार आप गिना लीजिए, तो सारा मीडिया उनके हाथ में है, कॉरपोरेट उनके हाथ में है, एजेंसियां उनके हाथ में है, कोई किसी तरह का डर नहीं है। और इसलिए अमित शाह जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। जैसा कि आपने कहा कि 10 विधायक तोड़ने की बात है जिन पर सीबीआई और ईडी के मामले, उनको तोड़ा जा सकता है। इतनी ताकत तो है अमित शाह में कि अमित शाह जो कहेंगे वो कर देंगे। लेकिन जब जनता बटन दबाने जाएगी, जब जनता मैंडेट देने जाएगी, जनता क्या सोच रही है? इनकी तो मनमानी हो गई, जनता जब अपना मन बनाएगी तब क्या होगा, ये बताइए। दीपक भाई, इनके पास मैंडेट है, एजेंसियां है, कारपोरेट्स है, सब कुछ है, मीडिया है, जनता कहां है? वही कारपोरेट, वही मैंडेट, वही जनता। हिमाचल में क्या हो गया? वही सब कुछ दिल्ली में क्या हुआ? वही सब कुछ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में क्या होता है? वैसा देखा जाए तो इनका सारा मैंडेट और इनकी दादागिरी चलती है सिर्फ गुजरात में। बाकी जगह सब आजकल जुगाड़ उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश में भी जुगाड़ ही करना पड़ा उनको, मायावती जी को धमका धमका के। वहां पर तो आदित्यनाथ है। एजेंसी को यदि बाहर रख जाए, एजेंसी का खौफ नहीं हो, तो मायावती भी अपनी तेवर दिखाए, तो ये तो इनको तो 3rd नंबर पे पहुंचे। ये तो आप मैं पूछ रहा हूं टाइगर, होगा क्या? विधायक तोड़ के फिर से सरकार बना ली, चुनाव में क्या होगा? चुनाव में तो मैंने आपको पहले भी कहा, ये पूरा नाटक नहीं करेंगे तो जो पुराने नाटक किए उसी का भरना है। पुराने जो बीज बोए हैं वो धतुरा उग गया है, वो प्राशन करना है, खाना है। जनता खड़ी नहीं करेगी महाराष्ट्र की। इनके साथ जो जाएगा वो परेशान होगा। एकनाथ शिंदे परेशान होगा। एकनाथ शिंदे के स्पोक्स पर्सन ने बोल दिया, अजित पवार यदि आ जाते हैं इधर तो हम सत्ता से बाहर रहेंगे। तो सत्ता से बाहर रह के क्या करेंगे? कौन पूछेगा? सत्ता का मक्खन था तो तुम्हारे पास 41 थे, ये 41 में से 2 भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे साथ में? एकनाथ शिंदे को तो ये भी देखना होगा कि उनका बेटा भी साथ देगा कि नहीं देगा, मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहेंगे तो। और अजित पवार उप मुख्यमंत्री बनने क्यों जाएंगे भाई? ऑलरेडी जो 41 गए हैं, पुराना जो बंटवारा हुआ शिवसेना का और ये सरकार बनी, उनमें हर आदमी को मंत्री बनना है। वहां एक्सपांशन नहीं हो रहा है मंत्रिमंडल का। वहां लोग रोज धमकियां दे रहे हैं कि हमको मंत्री ने क्यों नहीं बनाया, अभी अभी बनाते हैं। आपको एक छोटे से कुनबे को संभालना नहीं पा रहा है। जब एनसीपी के भी लोग आएंगे साथ में, तो उनको कहां एडजस्ट करोगे? जगह कहां है? वैकेंसी कहां है? और अजित पवार इतने मूर्ख नहीं है कि अजित पवार को, मैं जो पिछले 80 घंटे की गई थी वो अजित पवार का अकेले का डिसीजन नहीं था, उसमें शरद पवार का एंडोर्समेंट था। यदि शरद पवार जी का एंडोर्समेंट नहीं होता तो अजित पवार वापस पार्टी में लिए भी नहीं जाते। कोई तो विधायक अजित पवार के साथ नहीं गया था, कोई डर तो था नहीं। सारे विधायक तो शरद जी के साथ थे। टाइगर, 2024 में क्या होगा ये बताइए, अगर ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं 2024 में दीपक जी हर शो में ये सवाल पूछते हैं आप, 2024 में क्या होगा? नहीं, महाराष्ट्र में क्या होगा ये पूछ रहा हूं। कपड़े बदल बदल के पूछिए, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। आप नीला शर्ट पहन के पूछिए, लाल शर्ट पहन के पूछिए, गुलाबी शर्ट पहन के पूछिए। मेरा ये कहना है कि लोकसभा में सिंगल डिजिट है, विधानसभा में 50 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी।
और चाहे बीएमसी अजित अगर पवार हो गया साथ में चुनाव, जाओ तो 5 सीटें और बढ़ सकती है, इससे ज्यादा नहीं। और बीएमसी का चुनाव हो गया, बीएमसी में तो सुपड़ा साफ है, उस बीएमसी तो ये कर नहीं पा रहे, डर। अरे ये तो अभी वर्तमान में महाराष्ट्र की सरकार तो बचा लें, अब नई सरकार नई चुनाव की बात कर रहे हैं, नहीं क्यों गले में टांग देंगे? क्या हुआ अंधेरी ईस्ट में? उम्मीदवार घोषित कर दिया था ना, चौड़े होके, उम्मीदवार वापस करना पड़े ना। क्या हुआ बाई इलेक्शंस में, क्या हुआ विधान परिषद में? पानी नहीं मांग पा रहे, वो भी जान रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर सही अगर कहा विवेक आपसे भाई ने, मैं संक्षेप में विवेक भाई ने सही कहा। हमको ये लगता है कि वो बार बार गर्त में फंसे जा रहे हैं, क्यों ऐसा करते हैं? अरे उनके पास कोई चारा नहीं है, यही करना उनकी मजबूरी है अब, और यही करते रहना पड़ेगा उनको। हाँ, उनके पास और कोई जुगाड़ नहीं है, ये चाणक्य नहीं है जो रणनीति तय करे, ये जुगाड़ू है जो एजेंसियों का उपयोग कर करके डरा डरा के कब तक डराएंगे? जिस दिन ये केंद्र में से जाएंगे, यही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलेंगे कि हमको कैसा गन पॉइंट पे इस सरकार ने किया था। और फिर आने वाली सरकार जो होगी केंद्र में, वो भी ऐसी ही राज्य में सरकारें बनाएगी। अब ये तो अब मौत सिलसिला शुरू हो गया, बुढ़िया मरने का डर नहीं है, मौत ने घर देख लिया अभी। जी मैं आता हूं मैं पांडे जी के पास जा रहा हूं, विवेक देशपांडे जी के पास। विवेक देशपांडे जी, अगर आप क्रोनोलॉजी देखें, अमित शाह आजकल क्रोनोलॉजी बहुत बताते हैं कि क्रोनोलॉजी जानिए, और मोदी भी क्रोनोलॉजी बताते हैं। मैं भी एक क्रोनोलॉजी आपके सामने रख रहा हूं, अपने ऑडियंस के सामने रख रहा हूं, दोस्तों के सामने। सबसे पहले जो सरकार बनी उसमें इन्होंने एनसीपी को तोड़ा और अजीत पवार को लेके आए, वो सरकार नहीं चल पाई, और वो उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद जब उद्धव ठाकरे ने सरकार बना ली तो इन्होंने दूसरी बार फिर शिवसेना को तोड़ दिया, अब तीसरी बार फिर से एनसीपी को तोड़ना है। यानी आप कह सकते हैं सरकार तोड़ने की पहली बार मैं देश में हैट्रिक देख रहा हूं, हैट्रिक होने जा रही है। क्या जो जनता देख रही है, जो वोटर हैं, जिनको सरकार को चुनना है, जिताना है, हराना है, आपकी तमाम लोगों से बात होती है, हर वर्ग से बात होती है। आप महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों का फीडबैक क्या है, जनता का फीडबैक क्या है, वोटर का फीडबैक क्या है? ये जो सरकार गिराने की, तोड़ने की, साजिश रचने की जो हैट्रिक करने जा रहे हैं ये गुजरात लॉबी, लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग बड़े, अगर मराठी सेंटिमेंट्स जागृत हो जाएं एक बार तो फिर किसी का बस नहीं चलता, चाहे वो मोदी हो, शाह हो, कोई हो। लोग क्या फील कर रहे हैं? दीपक जी, ऐसा है कि इनके जो भक्तगण है वो तो हर हाल में ये समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि मोदी और शाह जो है वो जो करते हैं वो उसमें गलत कुछ भी नहीं। कभी भगवान से गलती हो जाए, हो सकता है, लेकिन मोदी और शाह से कोई गलती कभी होती ही नहीं। तो वो समझते हैं कि नहीं नहीं, ये तो चाणक्य है, और आगे देखिए बीजेपी का ही फायदा है और बीजेपी का ही राज रहेगा। ये मानने वाला इनका जो भक्तगण है वो तो अपनी स्थिति पर कायम है, अपने विचारों पर कायम है। लेकिन जो फ्लोटिंग वोट वाले लोग हैं जो इनके साथ जुड़े हैं, इसलिए नहीं कि वो बीजेपी की आइडियोलॉजी को बहुत मानते हैं, पर वो उनको एक सपना दिखाया गया, उनको ये कहा गया कि भाई मोदी जी है तो वो विकास पुरुष है और बहुत विकास होने जा रहा है वगैरह। वो जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन, फ्लोटिंग वोट जो इनके तरफ झुक गए थे, हाँ, वो लोग हैं, वो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनके मन में भी बहुत सारी आशंकाएं उसकी वजह से जागृत हो गई कि ये लोग हम जो समझते थे उस तरह के लोग नहीं है, ये तो सिर्फ सत्ता की होड़ में लगे हैं। और देखिए जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी की सरकार चल रही है, अभी तक पूरी तरह से कैबिनेट, पूरा कैबिनेट भी नहीं है और आधा कैबिनेट जो है काम कर रहा है, और सरकार का काम एक तरफ रह गया और पूरा पॉलिटिक्स में ये इन्वॉल्व हो गए हैं। तो सिर्फ पॉलिटिक्स चल रहा है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश के लेवल पर भी देखिए आप, सिर्फ पॉलिटिक्स 24/7 पॉलिटिक्स चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जो है हर एक वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन वही करते हैं, ऐसा इस देश में पहली बार हुआ है। मतलब किसी डेवलपमेंट के प्रोग्राम का अगर एक कैटेगरी है उसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर करे, मैं समझ सकता हूँ। एक पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर किया, समझ में आता है। लेकिन हर वंदे भारत ट्रेन, अभी 13-14 हो चुकी है, हर वंदे भारत ट्रेन का प्राइम मिनिस्टर उद्घाटन करे, ये जो बात है मुझे नहीं लगता कि जनता कोई हजम होगी।
जिस तरह का पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं, जिस तरह की रैली, इतने लाखों लोगों की रैली महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए इन्होंने करवाई, और उसमें इतने लोगों की जाने की, क्या आप समझते हैं कि जो सयाने लोग हैं, जो समझते हैं, जो जिनके पास में विजडम है, क्या वो इसको भी सपोर्ट करेंगे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं हुई, इस तरह से हम समझेंगे इसको? मुझे लगता है लोगों के बीच में इससे बहुत बड़ा गलत इंप्रेशन गया है, और बीजेपी नहीं समझती है कि उनकी जो कुछ भी, उनके जो तौर तरीके हैं, उनका शेल्फ लाइफ जो है वो धीरे धीरे कम हो गया है, और 2024 तक वो और कम हो जाएगा। यही शेल्फ लाइफ जो है मोदी जी के पर्सनैलिटी कल्ट का भी कम हो जाएगा, और 2024 में जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, अपोजिशन यूनिटी भी बन रही है, उसके चलते, और एक मंडल पॉलिटिक्स की भी वापसी हो रही है, ये सारे फैक्टर जो है बीजेपी को ले डूबेंगे 2024 में, ऐसा मुझे लगता है। अगर लोग ठीक से सोच रहे हैं, ठीक से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है लोग देख रहे हैं। जी, लास्ट कमेंट, क्योंकि मैं विवेक भाई ने जो कहा बिल्कुल सही है, वही वस्तुस्थिति मुझे महाराष्ट्र छोड़ के बाकी राज्यों में भी दिख रही है। लेकिन महाराष्ट्र में एक और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं, और विवेक भाई यदि मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कर देना आप। महाराष्ट्र में जो थोक में अलग अलग पार्टियों के लोग बीजेपी में आए हैं, उससे बीजेपी का ओरिजिनल कैडर जो था, जो उनके अधिकार का वोट था, वो छिटकता हुआ नजर आ रहा है, और कस्बा के नतीजे इसको रेखांकित करते हैं। जी, जो कर्नाटक में हुआ वो महाराष्ट्र में भी होगा। हाँ, वही महाराष्ट्र में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में होगा, एक बीजेपी नहीं है, महाराष्ट्र पे ओरिजिनल बीजेपी है, फिर महाराष्ट्र में बीजेपी सेना है, महाराष्ट्र में बीजेपी कांग्रेस है, बीजेपी एनसीपी है, बीजेपी एमएनएस है, मतलब एमएनएस से आए हुए बीजेपी, और ये इनके अलग अलग गुट है। जैसे पाकिस्तान जो लोग गए हैं भारत के, वो मुसलमान होने के बाद भी दुय्यम दर्जे के सिटीजन है, वैसे दुय्यम दर्जे के सिटीजन वो बाहर से लोग समझ में आ रहे हैं, और जो लोकल लोग हैं वो अपने आप को दुय्यम दर्जे का समझ रहा है। जिस नेता ने एक मिनट लूंगा, 30 सेकंड, जिस शिंदे ने अहमदनगर में जी जान लगा के बीजेपी का पूरा महल खड़ा कर दिया, अब उसी अहमदनगर जिले का पूरा इक्वेशन बिगाड़ दिया। वीके पाटिल बीजेपी में आ गए और उनको रेवेन्यू मिनिस्टर बन गया। जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी, जो जनसंघ से लेके जो परिवार बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, आज उनको कांग्रेसियों के दरवाजे पे जाना पड़ता है किसी मदद के लिए, वो बहुत अपमानित हुए हैं। और यही कारण है कि जिला लेवल पे बीजेपी का अपना वोट भी खिसक रहा है। जी टाइगर, समय जा रहा है, इसलिए सिर्फ आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको लगता है कि ये जो सारा कुर्सी के लिए जितना भी ये जोड़ तोड़ की गई है, दिल्ली दरबार ने की है, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, इनका ब्रांड बहुत नीचे आया है, और उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, जिनको निशाने पर रखा गया, जिनसे कुर्सी छीनी गई, जिनकी पार्टी को तोड़ दिया, सिंबल छीन लिया गया, उनको पब्लिक सिंपैथी मिल रही है। क्या उद्धव ठाकरे मजबूत हुए हैं और देवेंद्र फडणवीस दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं? क्या लगता है आपको महाराष्ट्र को देखकर? ब्रांड की बात करें तो दो टुक मैं बता दूं आपको, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ये महाराष्ट्र में सबसे बड़े विलन दिखाई जाते हैं, और सिंपैथेटिक वोट वो उद्धव ठाकरे के साथ है, आदित्य ठाकरे के साथ है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि वो इतने बड़े नेता है जितना आज जनमानस उनके पीछे खड़ा है। वो सिर्फ इन दोनों ने करवा दिया है, तोड़ के सिंपैथी वोट दिया है। और महाराष्ट्र में ये अभिशाप है महाराष्ट्र के इतिहास को, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके वर्तमान सरकार तक, मतलब उद्धव ठाकरे तक, सब ने गद्दारों को झेला है। छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या गद्दारों से, छत्रपति ने जीवन भर सबसे ज्यादा संघर्ष किया है मुगलों से और मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन उस संघर्ष में सबसे ज्यादा संघर्ष उनका अपने वालों से था, गद्दारों से था। तो गद्दारी का जो अभिशाप महाराष्ट्र को लगा है, एक बार फिर सामने आया, और गद्दारों को महाराष्ट्र माफ करता नहीं, चाहे छगन भुजबल के साथ गए हो, चाहे देश पांडे जी, अंतिम सवाल वही मुझे इनके साथ होता हुआ दिखाई देता है। देश पांडे जी, अंतिम सवाल, आप इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, मराठी सेंटिमेंट्स को आप जीते हैं, समझते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, क्या गद्दारों को महाराष्ट्र मराठी मानूस बर्दाश्त नहीं कर सकता? क्या गद्दारों की जो सियासत है वो बर्दाश्त से बाहर है? अगर बहुत अति हो जाए, गले तक पानी आ जाए, तो क्या मराठी जो होता है मानूस, वो उससे विचलित होता है, उसको बुरा लगता है? नहीं दीपक जी, मुझे लगता है कि ये जो हिंदुत्व का नैरेटिव है, जितना बाकी स्टेट्स में आप देखते हैं इसका जितना असर है,
पर्टिकुलरली नॉर्थ में जितना असर है, महाराष्ट्र जो है एक प्रोग्रेसिव स्टेट पहले से ही रहा है और महाराष्ट्र बेसिकली एक कांग्रेस प्रेमी स्टेट रहा है, जैसा कर्नाटक भी था किसी जमाने में। इमरजेंसी के समय आपने देखा होगा कर्नाटक ने कांग्रेस का साथ दिया था, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी। तो महाराष्ट्र में हिंदुत्व का जो असर है वो उतना नहीं है जितना आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, जितना आप देखेंगे बिहार में या फिर बाकी स्टेट्स में। तो इसलिए ना मुझे लगता है कि ये सारे जो जिस तरीके से बीजेपी ने महाराष्ट्र में पिछले 3-4 साल में अपना पॉलिटिक्स किया है, उसका निश्चित ही एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना होगा, ऐसा मैं समझता हूं। जितना मैं महाराष्ट्र के लोगों को समझता हूं, उससे एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना होगा। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि बीजेपी को इसको नुकसान हो या ना हो, कि अपोजिशन जो है वो कितना एकजुट रहेगा। अपोजिशन एकजुट अगर रहता है तो बीजेपी का न तो हिंदुत्व नैरेटिव चलेगा, न उसकी चाणक्य नीति चलेगी, और जो भी उनके साम दाम दंड भेद के जितने भी उपाय है वो सारे उपाय यहाँ पर फेल कर जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। दीपक जी, आप आए, टाइगर आप आए और विवेक देशपांडे आप आए, और आपने ये दोनों ने एक बात को अंडरलाइन किया है कि कहीं ना कहीं अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, ताकत के बल पर वो चाहे जो कुछ कर लें, लेकिन लोग उनको देख रहे हैं। और जो महाराष्ट्र का जो सेंटिमेंट्स है, वो सेंटिमेंट्स इस तरह की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करता है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग फिर हमारे इस प्रोग्राम में आए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे लिए।